हमने लिख लिया। अब राम कुमार वर्मा अगला जो है उनको देखते हैं। तो चलिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल के बाद जो है अगले क्रम में आएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, बाबूराम सक्सेना का कथन हो चुका है। ठीक है, यही लिखे होंगे कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर है। ठीक है, तो ये कथन बाबूराम सक्सेना ने दिया है। अब जो है राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनके जो रचना है यानी इतिहास ग्रंथ है, तो जो रचना है वो क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या है? इतिहास ग्रंथ है। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें, प्रकाशन वर्ष इसका 1938 ईस्वी है। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक नोट करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नागपुर विश्वविद्यालय के लिए, ये नागपुर विश्वविद्यालय है उसके लिए जो है शोध प्रबंध के रूप में क्या किया गया था, इसे रचित यानी लिखा गया था। तो लिखेंगे नोट, नागपुर, कभी कभी पूछ सकता है कौन सा इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय, या नागपुर नाम न देकर के सीधे लिख सकता है कौन सा इतिहास ग्रंथ शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे नागपुर विश्वविद्यालय के लिए राधे राधे, विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में, हाँ कहिए, आवाज आपकी कट जा रही है। शोध प्रबंध, अच्छा, शोध प्रबंध के रूप में रचित है। ठीक है, तो यह इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये नागपुर विश्वविद्यालय के लिए जो है शोध प्रबंध के रूप में क्या किया गया था, लिखा गया था। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इस इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं पे फोकस करते हैं, देखते हैं इसकी क्या विशेषता रही है। लिख लिए होंगे, चलिए इसकी विशेषताओं की बात करें हम, विशेषताएं क्या इसकी विशेषता रही? तो पहला लिखेंगे
यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। पहले तो इसकी ये विशेषता है कि ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, ये क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाया। तो लिखेंगे यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी लगा सकते हैं यहाँ पर, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। तो यहाँ देखिए 693 और यहाँ भी 693 है, बस एक का अंतर है। ठीक है, यहाँ एक, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म है। तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के रचनाकारों का ही वर्णन है। का ही वर्णन है। ठीक है, यानी ये अधूरा है। अर्थात अगर हम इसकी बात करें तो 693 से लेकर 1693, कहने का मतलब कि भक्ति काल तक। ठीक है, आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक। कोष्टक में लिख सकते हैं आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में करके, अर्थात, अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात, अर्थात आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, भक्ति काल से आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन क्या होता है, इसमें मिलता है। बस इतना ही वर्णन है इसमें। अगली विशेषता की अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो यह आलोचनात्मक पद्धति में रचित है। ये किस पद्धति में है, तो आलोचनात्मक पद्धति में है। अब प्रश्न बनेगा कि कौन सा इतिहास ग्रंथ जो है आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है, तो यही इतिहास ग्रंथ है, यानी पूरी तरीके से आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, इसमें आलोचना की गई है, शुक्ल का भी है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है, लेकिन जब पूछे कि आलोचनात्मक पद्धति पे कौन लिखा गया है, तो आपको राम कुमार वर्मा का बताना है, शुक्ल का नहीं बताना है। उसमें प्रयोग है, लेकिन शुक्ल का इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पे है। ठीक है, बात समझ में आया? उनका जब भी बताना है विधेयवादी पद्धति पे है, तो ये ध्यान रखना है। और इनका क्या है, पूरी तरीके से आलोचनात्मक पद्धति पे है, पूरी तरीके से है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन शुक्ल का क्या है, विधेयवादी पद्धति पर है, उसमें आलोचना का समावेश उन्होंने किया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आलोचना का समावेश किसने किया, तो मिश्र बंधु ने किया है। ठीक है, लेकिन उनका इतिहास ग्रंथ किस पर है, कालानुक्रम पद्धति। ठीक है, यानी कि कालक्रम का अनुसरण करते हुए उन्होंने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। उसमें न तो आलोचनात्मक है, यानी न आलोचना है पूरी तरीके से, और न विधेयवादी है, न प्रवृत्तियां है, न समाजशास्त्री है। ठीक, तो ध्यान रखना है वो किस पे है, वर्णानुक्रम पद्धति पर। भले आलोचना का समावेश उसमें मिलता है, वो अलग की बात है, लेकिन आलोचनात्मक पद्धति पर पूछे तो यही है। तो लिखेंगे यह आलोचनात्मक पद्धति में रचित है। यह आलोचनात्मक पद्धति में रचित है।
ठीक है। तीसरी विशेषता इनकी यह है कि यह विशुद्ध रूप से आलोचनात्मक पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसी बात को स्पष्ट तरीके से भी लिख लीजिए, अगर ऐसे लाइन बाय लाइन प्रश्न भी बन जाता है कि विशुद्ध रूप से आलोचनात्मक पद्धति में रचित पहला इतिहास ग्रंथ का, यानी पूरी तरीके से आलोचना पद्धति पे ही लिखा गया कौन सा है, तो यही है। तो इस टाइप से भी लिख लीजिए इसे, अगर मन में जो डाउट है वो दूर हो जाए। विशुद्ध मतलब पूरी तरीके से, इसमें थोड़ा भी डाउट ना रहे। विशुद्ध रूप से आलोचनात्मक पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। है, ठीक है। चौथी विशेषता देखिए। चौथी विशेषता इसकी क्या है? इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्र बंधु कितने भागों में बांटे हैं? मिश्र बंधु कितने भागों में बांटे हैं? पांचवी विशेषता है। हाँ, 5 भागों में, बिल्कुल। पांचवी इसकी विशेषता देखिए। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, ये इनकी पांचवी विशेषता है। जो कि ऐसा नहीं करना, ये क्या अपभ्रंश के कवि है ना, अपभ्रंश के प्रथम कवि है, इनको इन्होंने क्या कर दिया? पहला कवि मान लिया। तो ये पांचवी विशेषता इनकी रही। छठी विशेषता देखते हैं। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्रमाणिक विवेचना
किसका किए हैं बताएंगे? सिद्ध का, नाथ का, जैन का, रासो का, किसका प्रमाणिक जैन सबसे ज्यादा प्रमाणिक? जैनों बहुत का। अच्छा, जैन जैन। का। ठीक। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक अगर मैं टोटली पूछूं, पूरा पूछूं, मतलब कि जैसे आदिकाल में अपभ्रंश हो गया, हिंदी हो गया, भक्ति हो गया, भक्ति तक ही लिखे हैं, तो इसमें से किसको किए हैं सबसे ज्यादा प्रमाणिक विवेचना? किस क्षेत्र में इन्होंने किया है? तो इन्होंने किया जो अपभ्रंश की जितनी रचनाएं हैं और जितने कवि हैं उन पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, उसकी प्रमाणिक विवेचना किए हैं, तो ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, जैनियों के बारे में ज्यादा प्रमाणिक गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। ठीक है, रास और क्योंकि वो वहीं से शुरू मानते हैं, तो देखिए जो जहां से शुरुआत माना है वो उसी की प्रमाणिक विवेचना किया है, याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो रास या जैन इनके लिए नहीं कहेंगे, ये जो है शंभु जैन है मान रहे हैं, लेकिन ये जो है प्रमाणिक विवेचना अपभ्रंश के लिए किया है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य का। और गणपति चंद्रगुप्त जो है उन्होंने रास साहित्य का, यानी जैनियों का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे ज्यादा प्रमाणिक विवेचना अपभ्रंश साहित्य का है। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्रमाणिक विवेचना अपभ्रंश साहित्य का है। क्योंकि ये अपभ्रंश से मान रहे हैं ना, शंभू से मान रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये इसी को प्रमाणिक विवेचना दिए हैं। बिल्कुल सही सही दिए हैं, कहने का ये मतलब है उनका जन्म, उनका समय, उनकी रचनाएं, तो आदि चीजों का जो है वो प्रमाणिक विवेचना किए हैं। ठीक है, और जैन और रास के लिए गणपति चंद्रगुप्त को बताएंगे। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त। तो ये राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ की कुछ विशेषताएं रही। अब चलते हैं यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ पार्ट उसके लिखे। ठीक है, कुछ पार्ट उन्होंने क्या किया, तैयार किया। तो देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ, इनकी रचना लिखेंगे। रचना इनकी 3 रचनाएं मिलती है इतिहास ग्रंथ से संबंधित, यानी इतिहास से संबंधित 3 रचनाएं इनकी मिलती है। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो एक तो इन्होंने भूमिका लिखा, और भूमिका में शुक्ल ने कहाँ कहाँ त्रुटियां लिखी है उस त्रुटियों को उजागर किए। ये इनकी रचना आती है 1940 ईस्वी में। इसका डेट भी यही लिख लीजिए क्योंकि कई है। तो ये पहली रही। ये क्या है, ये इनकी पहली रचना। ये इनकी क्या है, पहली रचना। दूसरी रचना हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है,
उद्भव एवं विकास, इसका जो समय है लिखेंगे 1952। इसका जो समय है ईस्वी है, ठीक है, और ये भी ईस्वी है। और एक और इतिहास ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले भूमिका लिखे, फिर उसका उद्भव एवं विकास लिखे, फिर आदिकाल लिखे। अब भक्ति काल लिखना था, नहीं लिखे, ठीक है। तो भक्ति काल लिखे होते, फिर रीति काल लिखे होते, फिर आधुनिक काल लिखे होते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, इतने पे ही छोड़ दिए। और इसका डेट आप लिख लीजिए 1900, ठीक है। तो 1940, 1952, ये कहीं कहीं 52 भी ये भी देता है, लेकिन कोई बात नहीं, 53 ही है, ठीक है। तो 1940, 1952, 1953, ठीक है। ये इनका क्रम रहा। अगर क्रम मिलाने के लिए आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ये आदिकाल वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में। ये ध्यान देना, क्रम आदिकाल को सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि पहले भूमिका तैयार किए, तो भूमिका, किसी चीज की भूमिका पहले होती है, तो भूमिका लिखिए, फिर उसका उद्भव और विकास लिखिए कि कहाँ से उद्भव हुआ और कहाँ से इसका विकास शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद तब आदिकाल को लिखते हैं, ठीक है। अब भक्ति काल उसके बाद लिखे होते, फिर रीति काल लिखे होते। बात समझ में? इसका क्रम रहेगा कि पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और तीसरा रहेगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 53 में, ये 52 में था, और वो 40 में, ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं उन हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों में, कुछ विशेषताएं हैं। क्या इनके जो रचना है इसमें क्या विशेषता रही है उसके बारे में लिखते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं, पहली इसकी विशेषता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये तीनों ही इतिहास ग्रंथ, रचित ये तीनों ही इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम एवं समाजशास्त्रीय पद्धतियों में रचित है। तो पहली विशेषता ये इनकी क्या है कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो कालानुक्रम को तो अनुसरण करता ही है, लेकिन ज्यादा इस पर फोकस करना है, समाज शास्त्रीय पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। तो कालानुक्रम पद्धति तो सभी में है, लेकिन विशेष तौर से क्या होना चाहिए, आपको कालानुक्रम पद्धति नहीं बताना है, ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया है, तो आपको समाजशास्त्री बताना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कालानुक्रम तो सभी में है। जैसे देखिए, मिश्र बंधु में भी है, ग्रियर्सन ने भी किया था, फिर मिश्र बंधु ने किया, फिर उसके बाद शुक्ल ने भी किया, फिर गणपति चंद्र गुप्त ने भी किया, राम कुमार वर्मा ने भी किया। अनुक्रम का मतलब कि जैसे जिस समय में जो रचना रही, यानी कि क्रम के अनुसार, यानी लेखकों के क्रम के अनुसार, तो सभी ने अनुसरण किया है। तो यहाँ कालानुक्रम विशेष नहीं है।
कालानुक्रम जो है विशेष दो ही लोगों के लिए है, एक ग्रियर्सन के लिए, एक मिश्र बंधु के लिए, ठीक है, क्योंकि वही दो ऐसे व्यक्ति थे जो केवल कालानुक्रम पद्धति को ही अपनाए थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी कालानुक्रम बाकी तो सभी में रहेगा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेषता क्या है? समाजशास्त्री की वजह से है, ठीक है, समाजशास्त्री पद्धति। तो अगर एक कोई सिलेक्ट करना होगा तो आप समाजशास्त्री ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मेन इनका। चलिए दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद आचार्य भी लगा सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में, कितने युगों में बांटा है? 4 युगों में बांटा है। तो ये भी क्या किए हैं? 4 युगों में बांटे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को या उसके विकास क्रम को कितने भागों में बांटे हैं? तो 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है, 4 भागों में बांटे हैं। तो ये रही इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ में नाथ साहित्य की सबसे, देख लीजिए इसमें जो है नाथ साहित्य की, नाट्य साहित्य की सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है। कहने का मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है नाथ साहित्य का जो है सबसे प्रामाणिक सूचना या जानकारी जो है अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ा अपभ्रंश के बारे में, सबसे प्रामाणिक व्याख्या या प्रामाणिक जानकारी कहाँ मिलती है? तो राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में। अब पूछिए नाथ साहित्य, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और सिद्ध पूछेगा तो किसके में बताएंगे? तो सिद्ध पूछेगा तो ये प्रामाणिक जो है राहुल संकृत्यान दिए हैं। प्रामाणिक व्याख्या जो है जानकारी कौन देता है? राहुल संकृत्यान, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से किसने माना है? बताएंगे? सिद्ध साहित्य से शुक्ल जी ने माना। हाँ, शुक्ल जी ने माना है, बिल्कुल शुक्ल ने माना है, ठीक है। चलिए, अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट माना है कि हिंदी साहित्य का हिंदी का साहित्य जो है सिद्ध साहित्य से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखते हैं। चौथी जो इनकी विशेषता है वो देखते हैं। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को शुक्ल जी के वीरगाथा काल को
क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल को आदिकाल कहे हैं ना, आदिकाल, आदिकाल नाम से, आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। क्या किए हैं? संबोधित किया है। ठीक है, आदिकाल के नाम से क्या किए हैं? संबोधित किया है। पांचवी विशेषता की अगर बात करें, पांचवी विशेषता, इन्होंने आदिकाल को, इन्होंने आदिकाल को, आदिकाल को अत्यधिक, अत्यधिक विरोधों एवं, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, ये इनकी कौन सी विशेषता हो गई? तो पांचवी विशेषता हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं इनके 6 नंबर की विशेषता क्या है। 6 नंबर की विशेषता, शुक्ल जी जिन 12 रचनाओं के आधार पर, शुक्ल जी जिन 12 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख लीजिए, 12 रचनाओं, वैसे तो वो लिखा है शब्दों में लेकिन कोई बात नहीं। 12 रचनाओं के आधार पर, के आधार पर, इसको यहां से हटा देते हैं, के आधार पर आदिकाल में वीरगाथा काल, सॉरी, शुक्ल जी ने 12 रचनाओं, जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, ये बात करना है। रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा काल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं को, उन रचनाओं को परवर्ती सिद्ध किया है। परवर्ती मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? परवर्ती, बाद की, हाँ, परवर्ती सिद्ध किया है, यानी कि वो बताया कि ये तो बाद की रचना है, उस समय की नहीं है। जिस समय का शुक्ल जी बता रहे हैं ये उस समय की रचना है ही नहीं है, ये तो बाद में लिखी गई है, ये बात इन्होंने बता दिया। तो शुक्ल जी जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं को परवर्ती सिद्ध किया। ठीक है,
अगला जो उनकी विशेषता है 7 नंबर की, उसे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संभवतः ये कथन है किसी का, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। विशेषता से हटा करके यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ना हो तो कथन लिख दीजिए, ठीक है। 7 नंबर को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि विशेषता तो है ही है, क्योंकि ये भी विशेषता में आ जाएगा, लेकिन कथन कह देना अच्छा रहेगा थोड़ा। तो यहाँ ना हो तो आप कथन ही लिख दीजिए। कथन, ठीक है, कथन, ये सही रहेगा। तो यहाँ देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल शुक्ल जी की मान्यताओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती देने का साहस दिखाया, जुटाया, ठीक है, जुटाया नहीं, दिखाया लिखिए। कथन है ना, अपने हिसाब से कुछ लिख देंगे तो समस्या आएगी, क्योंकि हूबहू लैंग्वेज में होना चाहिए। दिखाया अपितु सबल प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन किया, खंडन किया। ये कथन किसका है? किसने ये बात कहा पता है? मान्यताओं को चुनौती देने का साहस दिखाया, अपितु सबल प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन भी लिखना था। यहाँ पे अच्छा लगता थोड़ा, शायद यहाँ पे भी लिख देंगे तो सही रहेगा। लिख देते हैं, खंडन भी किया, ठीक है, अब सही हो जाएगा। खंडन भी किया, तो ये बताएंगे किसका कथन है? ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। ये कथन किसका है? ये कथन है, लिख लिए होंगे, ये कथन जो है गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो गणपति चंद्र गुप्त का है। ये किसने लिखा?
तो ऐसे करके लिख सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात लिखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी संभवतः पहले व्यक्ति है जिन्होंने शुक्ल के चुनौती दिया, चुनौती ही न बल्कि अपितु जो है उनके सबल मतलब प्रबल कह सकते हैं या मतलब सबूत कह सकते हैं। तो एक प्रबल सबूत के आधार पर उसका खंडन भी किए हैं। ठीक है, ये बात किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कथन एक देखेंगे। सामाजिक महत्वों से एक कथन है, लिखेंगे सामाजिक महत्वों से रचनाकारों की श्रेणियां सामाजिक महत्वों से रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित करना तथा हिंदी के आरंभिक काल को पुष्ट लिखिए। आरंभिक काल को पुष्ट प्रमाणों के आधार पर आदिकाल कहना तथा नाथ साहित्य से संत काव्य धारा का विकास दिखाना द्विवेदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये कथन किसका है? तो लंबा कथन है थोड़ा सा। तो ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो कहते हैं कि एक तो वीरगाथा काल को जो है प्रमाणों के आधार पर, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर आदिकाल कहना और संत साहित्य का जो है नाथों से संबंध दिखाना, ये द्विवेदी जी का क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात राम स्वरूप चतुर्वेदी
कहते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं। एक और कथन देखिए, ऐतिहासिक चेतना तथा, एक और कथन, ऐतिहासिक चेतना तथा, ऐतिहासिक चेतना तथा पूर्व परंपरा के आलोक में पूर्व परंपरा के आलोक में पूर्व परंपरा के आलोक में आचार्य द्विवेदी हिंदी के आचार्य द्विवेदी मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं, के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन जो है गणपति चंद्रगुप्त का है। ठीक है, ये कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का है। अच्छा, विशेषता में अगर कहीं जगह बचा हो तो चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं बचा हो तो यहीं नीचे ही लिख लीजिए। एक चीज भूल गया विशेषता में, इन्होंने जो है आदिकाल का या हिंदी का प्रथम कवि जो है अब्दुल रहमान को माना है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने, अगर जगह हो विशेषता में तो वहां लिख लीजिए, अगर नहीं है तो फिर नीचे ही लिख लीजिए कि इन्होंने अब्दुल रहमान को, अब्दुल या अब्दुर, ठीक है, कुछ भी आए, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं रही। आगे देखते हैं, अगले जो हमारे इतिहासकार हैं गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ के बारे में जो कुछ भी था वो चीजें हमने लिख लिया। अब गणपति चंद्रगुप्त भी इतिहास अपना लिखे हैं, तो उसकी क्या विशेषता रही उसे हम देखते हैं। ये लास्ट रहेंगे, इसके बाद हम किसी भी इतिहास ग्रंथ के बारे में विस्तार से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बस नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। रचना हिंदी साहित्य का
वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, ये जो है 2 भागों में रचित है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग। तो ये 2 भागों में है। इसको हिंदी में ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। तो 2 भाग, ठीक है, 2 भाग ही लिखिए। तो 2 भाग में है। तो डेट लिख लीजिए। प्रथम भाग, प्रथम भाग आया इनका 1964 ईस्वी में, और द्वितीय भाग आता है इनका जो द्वितीय भाग आता है वो आता है 1965 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रथम भाग 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग क्या है? 1965 ईस्वी में। इनका समय रहा। इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है वो चीजें लिख लेते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं लिखते हैं। भाषा वैज्ञानिक पद्धति में रचित। ये इतिहास ग्रंथ किसमें है? यह इतिहास ग्रंथ भाषा वैज्ञानिक पद्धति में रचित है। ठीक है, यह इतिहास ग्रंथ भाषा वैज्ञानिक पद्धति में रचित है। ठीक है, दूसरा, कुल 3006 कवियों का परिचय है। कुल 3006 कवियों का परिचय है। ठीक है, तीसरी जो इसकी तीसरी विशेषता जो है, तीसरी विशेषता है कि जैन या रास साहित्य को जैन या रास साहित्य को जैन या रास साहित्य को हिंदी का सबसे प्रमाणिक जैन या रास साहित्य को हिंदी का सबसे प्रमाणिक बताना, सबसे अधिक प्रामाणिक बताना। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने बताया ये कि जो जैन साहित्य है या रास साहित्य है वो आदि काल में अगर सबसे कोई प्रमाणिक है, प्रमाणिक रचना है, तो वो जैन साहित्य और रास साहित्य ही है। ठीक है, रासो साहित्य भी प्रमाणिक नहीं है, उसमें प्रमाणिकता में विवाद है। सिद्ध साहित्य में भी विवाद है, नाथ साहित्य में भी विवाद है। लेकिन अगर प्रमाणिकता की बात किया जाए, यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें इतिहास की घटनाएं
भी उसमें हूबहू मिल जाती है, पूरा डेट वाइज लगभग मिल जाता है। किसमें? जैन साहित्य में। यानी जैन साहित्य की रचनाएं इतिहास से बिल्कुल मैच करती हैं, यानी जो घटना उसमें दिया गया है, जिस समय पे दिया गया है, वो इतिहास में घटित हुई है। देखिए राष्ट्र साहित्य में जो डेट दिया गया है वो डेट जो है इतिहास के डेट से मैच नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि किस साहित्य में जो है इतिहास सुरक्षित है, तो किसमें बताएंगे? किस साहित्य में इतिहास सुरक्षित है, किसमें बताएंगे? अगर प्रश्न बने कि किस साहित्य के अंतर्गत इतिहास सुरक्षित है? सर जैन जैन हाँ, जैन ही बताएंगे। ठीक है, जैन साहित्य या राज साहित्य। ठीक है, इनका डेट क्या है? बिल्कुल प्रमाणिक है। इन्होंने जो डेट दिया है वो पूरा का पूरा मैच करता है इतिहास से, तो इतिहास सुरक्षित हो गया यहाँ पे। और राष्ट्र साहित्य में जो डेट है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो प्रमाणिक है। ये क्या है? राष्ट्र साहित्य क्या है? प्रमाणिक है। आगे लिखेंगे, 3 विशेषताएं हो गई। चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता, चौथी विशेषता है कि शालिभद्र सूरी को शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानना। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानना या माना है, कर लीजिए। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पांचवा विशेषता इनकी क्या है उसे देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की प्रथम रचना, भारतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की प्रथम रचना, मानना या माना है। ठीक है, तो माना है। छठी विशेषता इनकी देखा जाए तो छठी विशेषता है भक्तिकालीन साहित्य को तीन भागों में बांटा है। यानी भक्तिकाल के जो साहित्य है उसको 3 भागों में इन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया है, को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा उसे लिख लीजिए, किस में बांटे हैं। एक तो बांटा है लोकाश्रय में रचित साहित्य, यानी ऐसा साहित्य जो लोगों के आश्रय में, यानी लोगों के बीच में जाकर के लिखा गया, ऐसा साहित्य जो लोगों के बीच में जाकर के लिखा गया, लोकाश्रय। ठीक है, लोकाश्रय में रचित साहित्य उसको कह दिया। और दूसरा साहित्य किसको बताएं? दूसरा बताते हैं
कि जो राजाश्रय में रचित साहित्य, यानी राजा के आश्रय में, तो राजाश्रय में रचित साहित्य। ठीक है, तो 2 हो गया। और तीसरा देखें, तीसरा जो है धर्माश्रय में रचित साहित्य, यानी धर्म के आश्रय में, धर्माश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य। अब इन तीनों में श्रेष्ठ किसको माने हैं, इन तीनों में से किसको श्रेष्ठ माने हैं, तो नोट में लिख लीजिए। इन तीनों में से एक को श्रेष्ठ बताया है, तो आप सोच लीजिए किसको श्रेष्ठ बता सकते हैं इन तीनों में से। आपके विचार से कौन हो सकता है? बिल्कुल सही बताएंगे आप। लोकाश्रय वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो लिख लीजिए भक्ति काल के लोकाश्रय, भक्ति काल का ही तीनों भाग है ना, तो भक्ति काल के लोकाश्रय काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, तो भक्ति काल के लोकाश्रय, देखिए सर ऐसे ही बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनता है। ठीक है, पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, ऐसा कभी कभी बनता है, कहाँ बनता है तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे री का मात्रा जब लगाना होगा, जब भी री की मात्रा लगेगी तो ध्यान देना ऐसे ही बनेगा, एक ही रहेगा, उसमें डबल नहीं हो सकता। ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब री की मात्रा जब भी लगेगी तो एक ही होगा। ठीक है, और बाकी हर जगह, बाकी जहां भी होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए करिएगा। ठीक है, लोकाश्रय काव्य, बात समझ में आ रहा है? जी सर। जब री की मात्रा लगती है तब एक ही रहता है इसमें, एक, और जब री की मात्रा नहीं रहती है तब ये से दोनों आएंगे। ठीक है, और हमेशा दोनों आएंगे। देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि जब ऐसे छोटा बन जाता है तो इसमें एक खींचने में जो है, अभी तो सही हो जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो जगह नहीं बनती है तो खींचने में समस्या आती है। ठीक है, तो जल्दी में हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आपको स्र पढ़ना है। ठीक है, स्र, बात समझ में, और आपको ऐसे लिखना है, लेकिन जब री की मात्रा लगी रहेगी तब आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब सही रहेगा। वो मेरा लिखा हुआ तब सही हो जाएगा, बात समझ गए? और अगर मात्रा री की नहीं लगी है तब मेरा लिखा हुआ गलत है, आप ऐसे लिखिएगा। वैसे तो मैं देखता हूँ तो ऐसे कर देता हूँ, कभी कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो वो ऐसे ही लिख दूंगा। बात समझ में आया? तो आप इसको डबल करिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये नोट में आपने लिखा। ठीक है, कुछ इतिहास ग्रंथ है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। काल विभाजन इसके बाद करते हैं। ठीक है, या पहले ही कर लेते हैं? नहीं, काल विभाजन हम बाद में करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं कि इतिहास ग्रंथ लिख लेते हैं कौन कौन है, उसके बाद हम साहित्य की परिभाषा लिखेंगे इतिहास ग्रंथ लिखने के बाद। ठीक है, साहित्य की परिभाषा, तो साहित्य की परिभाषा जैसे संस्कृत के कुछ विद्वानों ने भी दिया, कुछ रीतिकाल के कवियों ने भी दिया,
और फिर आधुनिक युग के कुछ कवियों ने दिया है परिभाषा साहित्य का। तो सारी परिभाषाओं को हम लिखेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये काव्य की परिभाषा। काव्य क्या है? साहित्य है। कविता क्या है? साहित्य ही। साहित्य में क्या आता है? या तो गद्य होगा या तो काव्य होगा, ठीक है, या तो पद होगा, यही ना होगा। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये साहित्य की परिभाषा किसने दिया? भामा ने दिया। ननु शब्दार्थो साहित्यम काव्यम, किसने कहा? किसके साहित्य की परिभाषा ये किसने दिया? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सभी का सभी जितने लोगों ने साहित्य की परिभाषा दिया कोशिश करेंगे यहाँ रखने का, ठीक है। और उसके बाद जैसे रीतिकाल में देखेंगे, सगुड़ा अलंकार सहित दोष रहित जो होई, ये काव्य की परिभाषा है। शब्द अर्थ ताको कविता कहत विबुध सब कोई, तो ये किसकी है? चिंतामणि की है। प्रश्न भी आया हुआ था शायद ये। पंडित और प्रविणय को जो चित्त हरे सो कविता कहावे, ये भी किसी ने कहा है, ठाकुर ने कहा है, ठीक है। सुनी पड़े तो शब्द है, समझ पड़े तो अर्थ। अगर सुनी पड़े तो शब्द है और समझ पड़े तो अर्थ है, ये भी किसी ने कहा है, ठीक है। ज्ञान राशि को संचित, अब आधुनिक में आ गए हम, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम तो साहित्य है, ये भी किसी ने कहा। तो ये क्या है? साहित्य की परिभाषाएं हैं। सुप्त भावों को जगाने वाली और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत है साहित्य, ये किसने कहा? ये कथन शुक्ल का है। तो तमाम जो है ये साहित्य की परिभाषा हम क्या करेंगे, जब इतिहास ग्रंथ लिख लेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। लगभग हम 30-32 साहित्य की परिभाषा लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये भी किसी ने कहा, धूमिल का है ना। समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है, समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है, ये भी किसी का कथन है। किसका है? तो गुलाब राय का है, ठीक है। तो ये तमाम जो साहित्य के कुछ परिभाषाएं हैं जो जाने माने हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो हमने उसको क्या किया है, लिखेंगे। पहले लिखते हैं इतिहास के स्रोत, ठीक है। उसके बाद सभी इतिहास ग्रंथों को एक सीरियल नंबर से लिख देते हैं। तो लिखेंगे साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत। टाइम है ना, पहले ये देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। लिखेंगे साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत। साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत। इसका मतलब ये है कि जो इतिहास लिखा गया, उनको ये सब जानकारी कहाँ से उन्होंने लिया, बात समझ गए? जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा किसी भी कवि के बारे में, क्योंकि जो लेखक है, जो साहित्य लिखने वाला जो लेखक है, जो इतिहास लिखा, वो तो उस समय जिंदा था नहीं कि देखा है, बात समझ गए? तो उसने इसको कैसे लिखा? तो उसने कुछ इतिहास, कुछ रचनाओं का सहारा लिया, तो उसी को हम स्रोत कहते हैं, जहां से उसने जानकारी को क्या किया, इकट्ठा किया, बात समझ गए? जहां से शुक्ल ने जानकारी इकट्ठा किया, जहां से ग्रियर्सन ने जानकारी इकट्ठा किया, जहां से गाथासी ने जानकारी को इकट्ठा किया, बात समझ गए? जिन जिन पुस्तकों को पढ़ा खोजा, तो वो क्या है, वो स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे नाभादास को, ठीक है। नाभादास, सॉरी, इतिहास ग्रंथ ही लिखिए, नाम मत लिखिए पहले, ठीक है। नाम लिखेंगे तो सभी का पहले नाम लिखना पड़ेगा। पहले हम ग्रंथ लिखते हैं, नाम उनको बाद में, यानी ठीक है। पहले हम क्या कर देते हैं, पहले उनकी रचनाओं को लिखते हैं, नाम जो है हम रचना करके लिख लेंगे। पहला तो एक लिखिए भक्तमाल, और रचनाकार यहाँ लिख लीजिए ऐसे करके कि रचनाकार, या रचनाकार नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए कोष्टक में नाभादास।
क्योंकि रचनाओं का नाम लिखिए, लेखकों का नाम मत लिखिए, रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, कोष्टक में लिखिए नाभा दास, नाभा दास। ठीक है, रचना काल क्या है? रचना काल सभी का तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ का मिल जाएगा। तो रचना काल इनका जो है 16वीं शती मान लीजिए। ठीक है, 16वीं शती, 16वीं या 17वीं शती भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 16वीं 17वीं के इर्द गिर्द लिखी गई है। लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, जो विकल्प में मिल जाएगा उसी को लगा लीजिएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी, जो विकल्प में रहेगा उसी को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 16वीं 17वीं शताब्दी। एक्चुअल डेट तो नहीं पता है लेकिन ये आसपास, इसी के आसपास लिखी गई थी। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन थे? अगर लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, नाभादास के गुरु। गुरु, नाभादास के गुरु ऐसे लिख लीजिए। नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन? अग्रदास। लिखेंगे नीचे लिखिए। इसमें 316 छप्पयों में कुल 316 छप्पय हैं। तो इसमें 316 छप्पय में 316 छप्पय में कितने कवियों का वर्णन है बताएंगे? कितने? 200। हाँ ठीक, 200, बिल्कुल। 200 कवियों, या 200 कवि नहीं लिखेंगे, भक्त लिख लीजिए। तो 200 भक्तों का परिचय मिलता है। इसमें 316 छप्पयों में या 316 छप्पय में 200 भक्तों का परिचय मिलता है। ठीक है, 200 भक्तों का, ये न याद हो कोई बात नहीं है, ये याद रखना कि 200 भक्तों का क्या मिलता है? परिचय मिलता है। ठीक है, कुछ पंक्तियां हैं इसकी स्पेशल, उसको चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल अच्छी पंक्तियां हैं, जैसे सूर कवित सुनी कौन कवि नहीं सिर, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही लिखना है। इन लोगों की जो लिखावट होती है वो शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही होती है। तो ये मत सोचना कि नहीं जो है बड़ी का होता है, नहीं, इनके में ऐसे ही होगा। ठीक है, सूर कवित सुनी कौन कवि नहीं सिर चालन करे, सिर चालन करे। एक पंक्ति ये हो गई। दूसरी पंक्ति देखिए, एक हो गई, ये सूर के लिए लिखे थे। ठीक है, लोक लाज, ये मीरा के लिए, यहाँ लिख सकते हैं सूर के लिए, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, वैसे तो यहाँ सूर आ गया है लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सूर के लिए या सूर के संबंध में। तो सूर दास के संबंध में, सूरदास के संबंध में। अब यहाँ देखिए मीराबाई के संबंध में, लोक लाज
लोक लाज कुल श्रृंखला, कुल श्रृंखला, तो लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, तजी मीरा, तजी मीरा गिरधर भजी, गिरधर भजी। तो यहाँ देख सकते हैं लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, ठीक है, यानी गिरधर दास की भजन की। तो ये मीराबाई के संबंध में ये पंक्ति रही, तुलसी के संबंध में भी रही, उसको भी लिखना चाहे यहाँ पे कि कली कुटिल, कली कुटिल जीवन निस्तार, जीवन निस्तार, कली कुटिल जीवन निस्तार, हित हित वाल्मीकि, हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसी भयो। तो ये तुलसीदास के संबंध में है, यानी नाभादास में 3 पंक्तियां, मतलब ऐसे सभी लोगों के बारे में, 200 भक्तों के बारे में एक एक 2 लाइन या एक पद जो है सभी के लिए, ठीक है, या तो एक 2 ऐसे लिखे होंगे, क्योंकि 316 छप्पे है ना, तो एक छप्पे अगर लिखे तो 200 छप्पे में 200 भक्तों का हो जाएगा, तो अभी 116 छप्पे बच जाएगा ना, तो किसी के लिए 2 छप्पयों का प्रयोग कर दिए होंगे। बात समझ में है? ऐसा भी हो गया होगा, किसी के लिए 2 कर दिए होंगे, किसी के लिए 1 कर दिए होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 पंक्तियां लिखी, एक सूर के लिए, एक मीरा के लिए और एक तुलसी के लिए, ठीक है, ये सब जो है इसी में मिलती है। अगला देखेंगे दूसरी रचना। दूसरी रचना क्या है? 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। और एक और है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। और ये दोनों जो ग्रंथ है, ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो गोकुलनाथ की है। गोकुलनाथ की है। किसकी है? किसकी है? देख लेंगे। उपयुक्त हाँ, उपयुक्त दोनों रचना, ऐसे लिख लीजिए, उपयुक्त दोनों रचना, उपयुक्त, उपरोक्त लिख लीजिए, उपरोक्त दोनों रचनाएं या दोनों रचना गोकुलनाथ की है, ठीक है, गोकुलनाथ की है। तो इसमें जो है, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य शामिल हैं, जो 252 वर्ष। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये थे कौन। तो एक स्टोरी, ये रहे वल्लभाचार्य,
कृष्ण भक्त के वल्लभा, ये क्या लिख दिए मैंने, ऐसे लिखिए वल्लभाचार्य। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के पुत्र हुए कौन? वल्लभाचार्य की पत्नी यहाँ पे होंगी, उनका नाम नहीं पता। और वल्लभाचार्य के पुत्र हुए कौन? तो विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ की भी पत्नी होंगी, यहाँ रही। बराबर का सिंबल क्या होता है? पत्नी का, ठीक है, मैरिज का, विवाह का। और गोला जो है स्त्री का, और त्रिभुज जो है पुरुष का। तो ये पुत्र हो गए, मतलब वल्लभाचार्य के ये पुत्र विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के भी पुत्र हुए कौन हुए? गोकुलनाथ। इनका भी विवाह हुआ होगा। अब इनके पुत्र से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना ही जानना है। अब इनके जो पुत्र हुए होंगे तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। ठीक है, तो गोकुलनाथ ने क्या किया? गोकुलनाथ ने जो है आप ये इनके और इनके, तो इनके 84 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? इनके 84 शिष्य थे। और इनके कितने शिष्य थे? तो 252। इनके 252 शिष्य थे। यानी गोकुलनाथ के पिता के 252 शिष्य थे, और गोकुलनाथ के दादा के, बाबा के 84 शिष्य थे। ठीक है, तो गोकुलनाथ ने अपने बाबा के शिष्यों के लिए एक रचना लिखा, तो जिसका नाम दिया 84 बैसुरन की वार्ता। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे ना, तो 84 शिष्यों का वर्णन कहाँ कर दिए? यहाँ कर दिए। तो आप समझ सकते हैं इसमें किसका वर्णन होगा? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन होगा। और यहाँ किए हैं क्या? 252 बैसुरन की वार्ता। तो 252 शिष्य किसके थे? तो गोकुलनाथ के पिताजी के। ठीक है, गोकुलनाथ के पिताजी के 252 शिष्य थे। तो इनके बारे में उन्होंने एक रचना तैयार कर दिया, उसका नाम लिखा 252 बैसुरन की वार्ता। क्लियर है? ऐसे एक स्टोरी बना लीजिए, तो समझ गए? तो यहाँ लिख लीजिए 252 बैसुरन की वार्ता, और कोष्ठ में लिख लीजिए, उसी के सामने या उसी के नीचे जगह हो तो लिख लीजिए विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। किसमें? इसमें लिखेंगे विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कोष्टक में करके लिख लीजिए कि वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। अगली जो रचना है वो है कविमाला। कविमाला ये जो रचना आई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं हरि राय। कोष्ठ में तुलसीदास भी हैं। तो तुलसीदास वो तुलसीदास नहीं है ये। ठीक है, जिस तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा वो तुलसीदास ये नहीं है, ये हरि राय वाले तुलसीदास हैं। ठीक है, ये दूसरे थे। लिखेंगे इसमें 1500 से लेकर 1500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य आने वाले 75 कवियों का
कवियों का जीवन परिचय मिलता है। जीवन परिचय क्या होता है? मिलता है। ठीक है। तो कविमाला में क्या होता है कि 1500 लेकर के 1700 ईस्वी के बीच के जो 75 कवि हैं उनका जीवन परिचय कविमाला में क्या होता है? मिलता है, जिसके लेखक जो है हरि राय है। इनको तुलसीदास भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चौथा हमारा इतिहास का स्रोत रहा। और लिखते हैं, बहुत सारे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवाते हैं। 5वें नंबर पर देखेंगे कालिदास हजारा। कालिदास हजारा। ठीक है। ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया 1717 ईस्वी में। ठीक है। रचनाकार जो है कौन है? कालिदास। कालिदास वो कालिदास नहीं है, ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। कालिदास त्रिवेदी। भक्तिकाल और रीतिकाल। ठीक है। तो रीतिकाल में ही इनको ले सकते हैं। कालिदास त्रिवेदी। ठीक है। कालिदास त्रिवेदी। रचनाकार कौन है? कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी। ठीक है। लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं 1000 छंदों में। कितने में? 1000 छंदों में। 1000 छंदों में 212 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। 212 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं। 6 नंबर पे देखेंगे राम कल्पद्रुम। ये जो आती है 1843 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई है। ठीक है। और लेखक जो है इसके या रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव। ठीक है। रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव हैं। इसमें लिख सकते हैं यह पुस्तक लिख लीजिए। इसमें यह पुस्तक 1843 ईस्वी में 4 भागों में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। 4 भागों में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसमें 200 महात्माओं के 200 महात्माओं के संगीत के पद संकलित है। इसको जब संगीत से संबंधित है तो इसको कह सकते हैं कि यह संगीत शास्त्र की पुस्तक है। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह जो है संगीत शास्त्र की पुस्तक है। संगीत शास्त्र की पुस्तक है। और इसमें भी लेखकों का या कवियों का परिचय है। कितने? 200 कवियों का, 200 महात्माओं का। ठीक है। तो इसमें भी मिलता है। आगे लिखेंगे काव्य निर्णय। 7 नंबर का होगा अब शायद। काव्य निर्णय।
ठीक है। तो काव्य निर्णय, रचनाकार कौन है? भिखारी दास। रचनाकार जो है भिखारी दास। इसमें एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, उसको लिखना चाहेंगे। तुलसी तुलसी और गंग, तुलसी और गंग दो भय सुकविन के सरदार। ठीक है। इनके दूसरी लाइन है, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये पंक्ति है, तुलसी और गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये क्या है? काव्य निर्णय में पंक्ति है। आगे देखेंगे, तुलसीदास और गंग के लिए कवि गंग जो कौन राजा थे? बड़ी प्रसिद्ध राजा का नाम भूल जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। चलिए, सुजान चरित लिखेंगे। सुजान, हाँ, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। तो सुजान चरित, सुजान चरित रचनाकार कौन है? तो सुदन है ना। सुजान चरित के कौन है? सुदन। सुजान चरित के कौन है? सुदन। सुजान चरित के जो रचनाकार है वो कौन है? सुदन है। इसमें 6 कवित्व में लिख सकते हैं। इसमें 6 कवित्व में 250 लिखेंगे। 250 मतलब 225। इसमें 6 कवित्व में 250 भाषा कवियों का परिचय है। 6 कवित्व में 250 भाषा कवियों का क्या है? परिचय है। आगे लिखेंगे, 9 नंबर पर लिखेंगे भाषा काव्य संग्रह। ये भी एक प्रकार से ही है संग्रह। ये आया था 1873 में। ठीक है, 1873 ईस्वी में। और रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसका तो सभी को पता होना चाहिए। रचनाकार जो है पंडित महेश दत्त शुक्ल। पंडित महेश दत्त शुक्ल। ठीक है। इन्होंने भी अपने भाषा काव्य संग्रह में कुछ कवियों का जिक्र, कुछ क्या बहुत कवियों का जिक्र किए हैं। तो लगभग 51 ज्ञात कवियों का वर्णन यहाँ पे लिख सकते हैं कि लगभग, या लिख सकते हैं इसमें 51 कवियों का वर्णन है। कवियों का वर्णन है। तो इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो 51 कवियों का वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है।
आगे देख लेते हैं 10 नंबर का, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर ये जो रचना आई 1876 ईस्वी में, और रचनाकार हैं इसके मातादी मिश्र। ठीक है, इसमें जो है कुल 42 कवियों का वर्णन मिलता है। कितने कवियों का? 42 कवियों का परिचय मिलता है। 42 कवियों का परिचय मिलता है। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, भाषा सर्वेक्षण। ये तो नहीं है लेकिन ये भी वर्क करता है, एक साहित्य लिखने में लिख सकते हैं। यहाँ पर भाषा सर्वेक्षण किसका है? भाषा सर्वेक्षण कोई बात नहीं, चलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का है। किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। रचनाकार यहाँ पे लिख सकते हैं, रचनाकार। रचनाकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, जो एक इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने भाषा सर्वेक्षण, यानी कि हिंदी भाषा का सर्वेक्षण भी उन्होंने किया था। तो भाषा सर्वेक्षण उनकी एक रचना है। तो किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर पे, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। तो जो कविता कौमुदी है ये आई 1917 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो रचनाकार हैं कौन है बताएंगे? चर्चित है कौन? राम नरेश त्रिपाठी। हाँ, राम नरेश त्रिपाठी, बिल्कुल राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी, इसको लिख लेंगे 8 भागों में। कितने भागों में? यह रचना 8 भागों में, 8 भागों में प्रकाशित हुई, या लिख सकते हैं इसके 8 भाग हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके 8 भाग है, या यह 8 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, इसमें 79 कवियों का जीवन परिचय है। कवियों का जीवन परिचय मिलता है। जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, और इससे मिलती जुलती एक और रचना है, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला ये कितने भागों में है? 2 भागों में। रचनाकार कौन है? रचनाकार श्याम सुंदर दास। हाँ, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। ठीक है, और कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। कुल 80 लेखकों या कवियों का जीवन परिचय है। 80 कवियों का जीवन
परिचय है। ये आपको नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ये याद रखिए, ये याद रखिए और ये याद रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे ब्रज माधुरी सार। अगली जो रचना है वो है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार ये किसकी है? वियोगी हरि की। किसकी है? वियोगी हरि। वियोगी हरि। वियोगी हरि, ठीक है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की है। और हिंदी काव्य धारा भी है। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन। हाँ, ये आई थी 1914 ईस्वी। नहीं, 1914 में नहीं होगी, एक मिनट, ये होगी 44। हाँ, हिंदी काव्य धारा, हाँ 14 में नहीं थी, 44, ठीक कह रहे हैं, 44, 1944 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी काव्य धारा 1944। तो इनकी कई रचनाएं हैं, सभी को लिख देते हैं, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं पहली बार 84 सिद्धों का, इसमें लिख सकते हैं 84 सिद्धों का पहली बार उल्लेख यही मिलता है। अगर पूछे कि 84 सिद्धों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो यही मिलता है, हिंदी काव्य धारा में, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, नोट में या कोष्टक में लिखिए, 84 सिद्धों का पहली बार उल्लेख। 84 सिद्धों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है तो, या किसने किया, तो राहुल सांकृत्यायन ने। और कहाँ, तो हिंदी काव्य धारा में, ठीक है। तो इनके 3-4 ग्रंथ है, सभी को लिख लीजिए, 3-4 रचनाएं हैं। तो एक हो गया। दूसरा लिखिए हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। हिंदी के प्राचीन कवि, ये भी इनकी रचनाएं हैं, कवि एवं कविताएं, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो दक्षिणी हिंदी काव्य धारा। ठीक है। और अगर चौथा देखें इनका मध्य एशिया का इतिहास। और पांचवा देखें पाली साहित्य का इतिहास। ये घुमक्कड़ थे ना, खूब घूम घूम करके बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किए थे। तो ये इनके 4-5 हो गए। और सभी के लेखक कौन है? इन सभी का लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, इन सभी के रचनाकार कौन हो गए? तो राहुल सांकृत्यायन हो गए, ठीक है। आगे लिखेंगे, ये फुल हो गया, ग्राफ क्या हो गया? फुल हो गया, तो डिलीट करते हैं। क्लियर ऑल कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे कवि नामावली एक रचना है, कवि नामावली। कवि नामावली ये किसकी है? सूदन की है, ठीक है। आगे देखिए मूल गोसाई चरित।
मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित किसकी है? बेनी माधव प्रसाद, बेनी माधव दास, प्रसाद नहीं है, दास होंगे, बेनी माधव दास। ठीक है, मूल गोसाई चरित है और जिसमें तुलसीदास का वर्णन मिलता है, उनका परिचय मिलता है ज्यादा। अब देखेंगे श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह ये किसका है? तो सरदार कवि का है। सरदार कवि, कवित्त रत्नाकर, कवि रत्नाकर ऐसे लिख लीजिए। कवि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा लिखिए। कबीर खंड, कबीर कबीर खंड दी या द या दी भी कह सकते हैं। कबीर पंथ ये भी किसी की रचना है। ये जो रचना है वेस्कट की है, यानी वेस्कट की। और एक है कवि रत्नमाला। ये जो है कवि रत्नमाला है मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। दो तीन और हैं स्रोत में, उनको भी लिख ही लेते हैं, टाइम है ना? दो तीन है, लिख लेते हैं। 2 मिनट बचा। ठीक है, हाँ तो दो तीन और रचना रह गई है, उनको भी लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़े। ठीक है, डिलीट कर देते हैं इस पेज को। हो गया होगा जी। चलिए आगे लिखेंगे हिंदुइज्म एंड हिंदुइज्म एंड हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हिंदुइज्म एंड, ये एंड है, ठीक है। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म ये लिखे हैं मनियार विलियम्स। ठीक है, आगे लिखेंगे गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। ये सब इंग्लिश में है, इसको लिखे हैं ग्रिब्ज। ठीक है, ग्रिब्ज लिखे हैं। और लास्ट है हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन
ये इंग्लिश वाली पूछी तो नहीं जाएंगी, लेकिन एक लिखे रहते हैं तो क्या होता है, विश्वास आता है कि हाँ ये तो मैंने सुना था इनका है। ठीक है, मैकालिक। तो ये रहे हमारे स्रोत। कल हम क्या करेंगे, पूरे इतिहास ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है, जितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं तो सभी का नाम लिखेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे, सीधा सीरियल नंबर से गाथा दत्तासी के यहाँ से शुरू करेंगे और सीधा मतलब जितने हैं लगभग 40-45 तो होंगे ही। ठीक है, इससे कम क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं टोटल हैं कितने। लगभग 50-51 गो हैं। और फिर हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास लेंगे तो उसका 16 भाग वो भी है। तो इस हिसाब से देखें तो वही 65-66 तक जा सकता है, 65-66। ठीक है, क्योंकि 16 खंड तो 16 तो वही हो जाएगा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ही। ठीक है, तो लगभग 51 होंगे गाथा दत्तासी के यहाँ से लेकर के। ठीक है, तो लिखेंगे, फिर भी अभी भी कुछ छूटे रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सभी पूरा ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ छूटे हैं देखेंगे तो उससे भी ऐड कर लेंगे 2, 4, 5, तो मान के चलिए इतना है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसे और उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो हम जो है साहित्य की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार साहित्य की क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। और यहीं पे हम लोग क्लास क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। और आप लोग ये वीडियो जो है यूट्यूब पे लोड करेंगे, यूट्यूब से देखा करिए आप लोग। ठीक है, यहाँ से ना देखा करिए, यूट्यूब से ही आप लोग अगर दोबारा देखना हो तो यूट्यूब से ही देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इस क्लास को क्या करते हैं, बंद करते हैं। और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट।